नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर आशीष कुमार आप सभी के बीच प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पटना से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, निश्चित रूप से एक तो पर्वों का त्यौहार आरंभ हो चुका है, होली आपके बीच है। साथ ही साथ अभी जस्ट 2 दिन पहले जो बजट पेश की गई है बिहार सरकार के माध्यम से, हमारे जो वित्त मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी जी, उनके माध्यम से, तो बहुत लंबे समय से ये बातें चल रही थी कि आरटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आनी है, आनी है, आनी है। लेकिन अब जाकर के आखिरी मुहर लग चुकी है। अब इसमें कोई संदेह नहीं बचा कि वैकेंसी आनी है या नहीं आनी है। अब ये क्लियर हो चुका है कि वैकेंसी आपके सामने है और कुल पद कितने हैं? 2404 हैं साथियों। और ये जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है ये 2023 में आ रही है। आप ये मानकर चलें कि मई जून तक वैकेंसी डेफिनेटली आपकी रिलीज हो जाएंगी। दोस्तों, ये आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए हमारे पास क्या योग्यता होनी चाहिए, साथ ही साथ एज कितना होना चाहिए, उसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है, संभावित एग्जाम पैटर्न, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम विस्तार से इन चीजों को देखते हैं और अंत तक आप इस वीडियो में बने रहेंगे। और अंत तक आप बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी हर वो जानकारी पूरी आपको प्राप्त होगी जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो आइए साथियों, हम सबसे पहले बात करें कि होना क्या है और होने वाला क्या है। तो मैं आपको बता दूं, पहले बिहार एसएससी, ठीक है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये क्या करती थी? आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी किया करती थी। पिछले 8-9 सालों से ऐसी कोई बहाली आई नहीं है, जबकि बहुत सारी सीटें खाली हैं, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं हो पाया। आप जानकर अचंभित हो जाएंगे, टोटल 149 गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज हैं हमारे बिहार में। विशेष रूप से अगर आप ध्यान दें, 149 टोटल गवर्नमेंट कॉलेज हैं और लगभग 35,000 बच्चे सरकारी आईटीआई कॉलेज में पढ़ते हैं। प्राइवेट की बात मैं बाद में करूंगा। फिलहाल 35,000 छात्र आईटीआई में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट आईटीआई में पढ़ते हैं। और आप सब जानते हैं, आईटीआई हमारे तकनीक का एक सबसे पहला पड़ाव होता है और इस पड़ाव से जो हम कैरियर की उड़ान भरते हैं तो बहुत आगे तक जाते हैं। आप जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें, आईटीआई आप देख ही रहे हो कि रेलवे हो या फिर हमारा सिर्फ ये आईटीआई इंस्ट्रक्टर ही नहीं, आपको आने वाली जो वैकेंसियां हैं, जिसमें हम अगर बात करें तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की जो वैकेंसी है, वहाँ पर भी आईटीआई को निश्चित रूप से एलिजिबल रखा गया है और उसकी बहुत सारे पद हैं, 3400 पद वहाँ पर हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें बजट में, तो 12,000 पदों पर चर्चा की गई थी। जिस 12,000 पद में आईटीआई इंस्ट्रक्टर जो है वो सेपरेट है, उसको इसके अंदर नहीं इंक्लूड किया गया है। 2404 पद इन्होंने सेपरेटली कहा है। और बीटीएससी को क्या था साथियों, बहुत इस पे विवाद भी हुआ। आप देख ही रहे हैं कि जेई की वैकेंसी जो आई थी सिविल की या अमीन की, उसमें बहुत सारी परेशानियां क्रिएट हुई। अंततः हाईकोर्ट का फैसला आया और उसमें रिटन एग्जाम लिया जाएगा निश्चित रूप से। अब जो एग्जाम लिया जाएगा तो बीटीएससी अभी से पहले कभी भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाती थी, मार्क्स बेसिस पे रिक्रूटमेंट करती थी। लेकिन पहली बार इसको अब एग्जाम लेना है, तो एग्जाम के लिए इन्होंने जो अथॉरिटी है, जो कंडक्टिंग बॉडी है जिसको एग्जाम कराना है, उसके लिए इन्होंने टेंडर निकाला हुआ है। जैसे ही सुटेबल कैंडिडेचर इसको मिल जाता है, एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए सुटेबल बॉडी मिल जाती है, देन ये एग्जाम का कंडक्शन क्या करेगी, आरंभ कर देगी। तो साथियों, ये मानकर चलिए कि अब बहुत लंबा समय आईटीआई इंस्ट्रक्टर की बहाली में नहीं रहा, क्योंकि जो निश्चित रूप से आप यहां देख रहे हैं पेपर में 239 पद आपको लिपिक का आएगा, कलर का आएगा। ठीक है, 239 पद किसके लिए आएगा? कलर का। और ये विजय चौधरी जी जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने ये स्पष्ट किया है, श्रम संसाधन विभाग का जो कुल बजट है 864.70 करोड़, उसके तहत ये आया है। लगभग आप ध्यान दीजिएगा साहब, ये जो पूरी सिनारियो है इसमें स्पष्ट लिखा है कि 2404 अनुदेशकों की अस्थायी नियुक्ति की जाएगी। ये गेस्ट फैकल्टी भी नहीं है, ये संविदा पर नहीं है, ये परमानेंट फैकल्टी है साथियों, जिनको जो हमारा 4200 पे ग्रेड का वेतनमान है वही मिलना है। ठीक है कि नहीं? तो स्पष्ट हो गया कि ये वैकेंसी आपकी शॉर्टली अपकमिंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है साथियों। ठीक है, चलिए। और हर एक अनुमंडल में एक आईटीआई कॉलेज खोलना है, ये बातें भी क्लियर हैं। साथ ही साथ प्रखंड स्तर पर भी इन बातों पर चर्चा हो रही है। तो साथियों, आइए जरा हम बात करें उम्र के बारे में। उम्र सीमा क्या है, किस उम्र के लोग इस वैकेंसी को फॉर्म भर सकते हैं? यानी आईटीआई इंस्ट्रक्टर का मतलब सीधे सीधे होता है, जो आईटीआई कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर होते हैं, शिक्षक होते हैं, वही है आईटीआई इंस्ट्रक्टर।
जिनको निश्चित रूप से थ्योरी भी पढ़ाना है और स्किल्स के बारे में भी बच्चों को बताना है। दोनों चीजें उन्हें सामंजस्य बिठा कर लेकर चलना है ताकि एक कंप्लीट स्किल पर्सन को हम डेवलप करने में सक्षम हो सकें। दोस्तों, यू आर अनरिजर्व कैटेगरी में जो हमारी उम्र है वो कितनी है? 37 ईयर्स हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो 37 साल की उम्र सीमा आपके लिए तय की गई है। अगर आप अनरिजर्व महिला हैं तो 40 साल की उम्र सीमा आपके लिए तय की गई है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, चाहे वो पुरुष हैं या महिला वर्ग से हैं, तो 42 साल आपके लिए उम्र निर्धारित की गई है। साथियों, अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए 44 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित की गई है। और जो न्यूनतम उम्र सीमा है किसी भी कैटेगरी के लिए वो कितनी है? 21 ईयर है। यानी उम्र सीमा को लेकर के आप आश्वस्त हो गए कि यही हमारी रहनी है। और साथियों, ये सारी बातें जो हमारी नियमावली है 2023 उसके आधार पर ये चीजें मैं आपके बीच रख रहा हूं। वैकेंसी निकलने के बाद थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन हो वो अलग चीज है, लेकिन ऐसी संभावना बन नहीं रही है दोस्तों। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सरकार का कमिटमेंट है महिला कैंडिडेट के लिए, उसमें स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है कि 35% सीटें आपकी महिलाओं हेतु क्या हैं? आरक्षित हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। और पे स्केल इसका काफी बढ़िया है, आप देख रहे हो 4200 का ग्रेड पे है, 9300 से 34,800, यानी आपका जो शुरुआती वेतन है वो 55-60 हजार से कम रहने वाला नहीं है साथियों। चलिए, अब कौन कौन छात्र इसको भर सकते हैं, इनके पास जो है कौन सी डिग्री रहेगी वो भर पाएंगे? इसका जवाब यही है साथियों, इसकी जो न्यूनतम योग्यता है वो 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। आप सेकेंड डिवीजन भी 10वीं में है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम 10th प्लस ITI होना चाहिए। 10th प्लस ITI। संबंधित ट्रेड कहने का मतलब है आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो आप निश्चित रूप से इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर ग्रुप में काम करेंगे। ठीक है, आप इलेक्ट्रीशियन से हैं साथियों, इलेक्ट्रीशियन से हैं तो आप इसमें काम करेंगे। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से हैं तो उसमें आप जाएंगे, उस कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। फिर साथियों, अगर आप वायरमैन से हैं तो वायरमैन के लिए, सभी के लिए अलग अलग सीटें होंगी। आप फीटर से हैं तो उसके लिए जाएंगे, टर्नर से हैं उसके लिए जाएंगे, वेल्डर से हैं उसके लिए जाएंगे। मतलब स्पष्ट है कि जो जिस कैटेगरी का है वो उस कैटेगरी के लिए अप्लाई करेगा। ठीक है, तो योग्यता क्या हो गई? 10th प्लस ITI पहली। दूसरी योग्यता 10th है, डिप्लोमा है तब भी चलेगा। लेटरल एंट्री से डिप्लोमा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एलिजिबल हैं। आप बीटेक है तब भी एलिजिबल हैं। अब यहाँ एक शब्द आया CTI, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। CTS स्कीम के तहत ये होता है और CTI के लिए आप 1 साल का कोर्स करते हैं। ठीक है, ITI के बाद ये कोर्स करते हैं, बीटेक के बाद भी आप कर सकते हैं, डिप्लोमा के बाद भी कर सकते हैं। हालांकि बिहार में ITI CTI का एकमात्र इंस्टीट्यूशन है जो अभी बहुत पुराना नहीं है, नया ही ओपन हुआ है। स्पेशली फॉर गर्ल्स वुमेन कैंडिडेट के लिए वो जस्टिफाइड है, क्योंकि अभी वर्तमान में ITI दीघा में चल रहा है और इसी का कैंपस बिहटा में शिफ्ट किया जा रहा है, NSTI। ठीक है, वहां से ये कोर्स हो रहा है। अब इसकी फॉर्म भी हर साल आती है, अभी फिर आएगी अप्रैल के आसपास, अप्रैल मार्च में, अप्रैल मई के आसपास आएंगी, जून में एग्जाम होगा। तो हर साल उसमें क्या होता है कि एग्जाम होता है, बच्चे फॉर्म भरते हैं, फिर उनका चयन होता है। और यदि NSTI मिल गया आपको तो फी ना के बराबर होती है, सिर्फ रहने वगैरह का जो खर्च है बस उतना ही आपको साथियों देना पड़ता है। अब जो हमारी CTI हैं, तो जिनके पास CTI होती हैं उसको 30% का एडिशनल वेटेज दिया जाता है। हालांकि ये कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, NCVT ने ऐसा कहा है कि CTI होना चाहिए, लेकिन जो अभी दिल्ली में आई है ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी, उसमें ये मेंशन किया है कि अगर आप CTI नहीं भी हैं तो आपको जॉब होने के, यानी आपके चयन होने के 3 साल के भीतर आपको 1 ईयर के CTI के कोर्स को करना पड़ेगा। जैसे आप BEd करते हैं ना टीचर बनने के लिए, जो हमारी BEd की ट्रेनिंग होती है, ठीक उसी प्रकार से यह भी एक तरह की ट्रेनिंग है जिसमें ITI इंस्ट्रक्टर को, यानी टीचर बनने के लिए, ITI कॉलेज के शिक्षक बनने के लिए आपको वहां पे स्किल्स जो है वो सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, जहां से आप इंप्रूव कर पाते हैं कि भाई हमको टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या रखनी है। तो ये आपकी हो गई 30% के आसपास। ठीक है, ये वेटेज होता है। अब ये वेटेज रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा ये डिपेंड करेगा आपके रिक्रूटमेंट एजेंसी के आधार पर, उसकी वैकेंसी फाइनली नोटिफिकेशन आने पर क्लियर होगा। क्योंकि कई बार कंपल्सन दिया गया है, हिमाचल में भी ऐसा हुआ है, हरियाणा में भी ऐसा हुआ है कि अगर हमारे पास CTI के कैंडिडेट कम मिले या फिर हमारे राज्य में CTI के संस्थान की स्थिति कम है, ना के बराबर है, तो वैसे केस में इस वेटेज को शायद वहां पर डिनाई किया गया है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बिहार में क्या होगा, लेकिन इतना जरूर मान लीजिए कि CTI का वेटेज को कंसिडर करने का गाइडलाइन NCVT की तरफ से है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अब साहब
इसके साथ साथ सिर्फ इतना ही होना काफी नहीं है, आपको अनुभव भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये अनुभव क्या होना चाहिए और कितना होना चाहिए? तो दोस्तों, अगर आपने आईटीआई किया है तो आपको 3 साल का काम का अनुभव होना चाहिए। अब ये काम का अनुभव 2 रूपों में हो सकता है। या तो आप किसी मान्यता प्राप्त आईटीआई कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट में आप एडहॉक पर हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां संविदा पर हैं तब तो आपको अलग से वेटेज मिलना है। लेकिन अगर आप प्राइवेट आईटीआई में भी जो मान्यता प्राप्त है एनसीवीटी और एससीवीटी से, वहां से भी अगर आपने आईटीआई की कॉलेज में आप पढ़ा रहे हो, तब भी आप क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हैं साथियों। वह भी आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है वैलिड होगा, लेकिन वह लीगल अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसकी डिटेलिंग एससीवीटी एनसीवीटी के साइट पर भी उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि जब वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपसे सैलरी स्लिप भी मांग लिया जाएगा। और साथियों, अगर आप वहां नहीं पढ़ा पा रहे, आप किसी रजिस्टर्ड कंपनी में आप काम कर रहे हैं, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप काम कर रहे हैं, और वह कंपनी कारखाना अधिनियम इंडस्ट्री एक्ट 1948 से रजिस्टर्ड है, मान्यता प्राप्त है, निश्चित रूप से उसका भी अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, तब भी आप क्या कर सकते हैं साथियों, उस अनुभव प्रमाण पत्र का उपयोग करके आप यहां पर अपने अनुभव को प्रदर्शित कर सकते हैं और वो योग्य माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। याद रहे साथियों, अगर डिप्लोमा वाले छात्र हैं हमारे, तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन के लिए जाएगा, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए जाएगा, डिप्लोमा मैकेनिकल आपके फीटर के लिए जाएगा, तो ठीक उसी प्रकार से डिप्लोमा सिविल सर्वेयर के लिए जाएगा। तो अलग अलग आपकी विधाएं हैं। और साथियों, यहां पर ध्यान देंगे, अगर आप डिप्लोमा हैं तो आपको 2 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए, चाहे वो टीचिंग का हो या फिर इंडस्ट्री का हो, कोई दिक्कत उससे नहीं है। अगर आप बीटेक हैं तो आपको 1 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए, चाहे वो टीचिंग का हो या फिर आपके किसी इंडस्ट्री में काम करने का हो। अगर ज्यादा अनुभव है तब तो और अच्छी बात है। चलिए, अब मैं यहां पर एक बात बताता हूं, बीटीएससी को जब हैंडल कर दिया गया, बिहार एसएससी ने किसे दे दिया, ट्रांसफर कर दिया बिहार तकनीकी सेवा आयोग को, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन को। और जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग है, उसने 2 भागों में चीजों को बांटा। उन्होंने कहा कि भाई आईटीआई वाले को अलग ग्रुप कर देते हैं और डिप्लोमा बीटेक वाले को हम अलग ग्रुप कर देते हैं। तो उन्होंने ये डिसाइड किया, जो नियमावली में वर्णित है, कि 50% सीटें आईटीआई के छात्रों द्वारा भरी जाएगी, यानी आईटीआई प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस, अब प्लस अगर सीटीआई है तो ऐसे छात्रों के द्वारा निश्चित रूप से 50% सीटें भरी जाएंगी। अब उस 50 में भी 35% महिला के लिए आरक्षित होगा। बाकी 50% सीटें जो हैं वो डिप्लोमा और बीटेक के बच्चों के लिए रखी जाएंगी। अब वो डिप्लोमा है तो 2 साल का अनुभव चाहिए, बीटेक है तो 1 ईयर का अनुभव चाहिए। ठीक है, अगर सीटीआई है तो टू मच बेनिफिशियल है, उनको काफी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अब जरा आइए एग्जाम के पैटर्न पे हम जरा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा कि मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर दूं। सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे मेरे साथी कंफ्यूज्ड हैं कि मेरे पास सीआईटीएस है नहीं, मैंने सीटीआई का ट्रेनिंग लिया नहीं है, तो क्या मैं योग्य हूं या नहीं। साथियों, आप बिल्कुल योग्य हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। सीटीआई इज फॉर वेटेज, नॉट द मैंडेटरी कंडीशन। इसीलिए सीआईटीएस नहीं भी आपने किया है तो एग्जाम तो आप दे ही सकते हैं, समझ गए कि नहीं, एग्जाम निसंदेह आप दे सकते हैं। तो साथियों, टोटल टेक्निकल पेपर से ही प्रश्न आएगा, पर एग्जाम के पैटर्न में बदलाव किया जा सकता है। मैंने पिछले साल भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में या फिर दिल्ली में जो अभी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई है, हिमाचल में था, हरियाणा में था, इन सारे अदर स्टेट्स में जो सिनारियो लेकर वो लोग चल रहे हैं, उस हिसाब से वो लोग स्क्रीनिंग करते हैं, फिर जाकर के मेंस लेते हैं और मेंस में वो टेक्निकल 100 पूछते हैं। बिहार में जो आज से पहले एग्जाम हुआ था 2014 के आसपास, जो वैकेंसी भी आपकी फिर कैंसिल हो गई थी, तो वहां पर भी अगर गौर करें तो उस समय में सिंगल एग्जाम बिहार में कंडक्ट हुआ था और सिंगल एग्जाम 100 मार्क्स का ही था और 100 के 100 टोटल आपके क्या थे, टेक्निकल क्वेश्चन, टेक्निकल पेपर से ही प्रश्न थे, नॉन टेक नहीं थे। तो मैं पिछले आधार को अगर मानूं, बिहार को ही अगर बेस मानकर चलूं, तो उस आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि सिर्फ टेक्निकल प्रश्न आएंगे। अगर हम अदर स्टेट के बेस को भी लेकर चलें तो वो नोटिफिकेशन आने पर क्लियर हो जाएगी, लेकिन किसी भी बेस पर अगर हम चलें तो इतना तो हमें स्वीकार करना होगा कि 100 मार्क्स का निश्चित रूप से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जरूर आपके एग्जामिनेशन में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, और ये जो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा या 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, डेफिनेटली आप मान लीजिए ये पेपर आपके क्या होंगे,
ट्रेड थ्योरी से ही पूछे जाएंगे, ठीक है, आपका रिलेटेड ट्रेड थ्योरी से। आप इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी से, स्वाभाविक सी बात है। आप अगर अप्लाई कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए तो आपको उस ट्रेड थ्योरी से पूछा जाएगा। तो अपने रिलेवेंट ट्रेड थ्योरी से ही प्रश्न आपको बेसिक रूप से पूछा जाएगा। और ये जो प्रश्नों का स्तर होगा ये सभी बच्चों के लिए समान होगा। ऐसा नहीं कि बीटेक डिप्लोमा को अलग क्वेश्चन मिलेगा, आईटीआई वाले को अलग क्वेश्चन मिलेगा, सबको क्वेश्चन क्या मिलेगा, एक समान मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और साथियों मैं आपको बता दूं इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होगी। कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी? 0.25। कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी साथियों? 0.25 आपकी क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी हमारे बिहार में जो 149 आपका आईटीआई कॉलेज है उसमें सिर्फ 218 नियमित इंस्ट्रक्टर हैं। इससे आप समझ रहे हैं कि पठन पाठन की जो व्यवस्था है वह कितनी बेहतर है। यही इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे पास 149 कॉलेज और लगभग मुझे लगता है 2 के आसपास जो हैं, 2 के आसपास भी नहीं, कहीं 1 कहीं 2, ऐसे करके प्रति कॉलेज हमें इंस्ट्रक्टर प्राप्त हैं। बहुत सारे ट्रेड में तो है ही नहीं। और जो सबसे बड़ा ये सहयोग यहाँ मिल रहा है ये 800 जो संविदा या अतिथि इंस्ट्रक्टर हैं उनके सहयोग से संस्थान को थोड़ी बहुत राहत की स्थिति है। तो अल्टीमेटली ये भी संख्या बहुत कम है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी है, बट फिर भी सरकार ने कम निकाला है। लेकिन चलिए जितना निकाला है उसी में हमें प्रयास करना है और ताकत लगानी है। ये जो 800 संविदा या अतिथि इंस्ट्रक्टर हैं इन सभी लोगों को मैं बता दूं इन्हें भी रिटन एग्जाम में बैठना ही होगा, क्योंकि जो नियमावली बनी है उसमें स्पष्ट मेंशन है कि आपको 20 मार्क्स का वेटेज जरूर दिया जाएगा, प्रति साल 5 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। लेकिन निसंदेह आप जो हैं एग्जाम को क्वालिफाई आपको करना ही है, रिटन एग्जाम आपको निकालना ही है, ठीक है। अब यहां पर मैं बता दूं रिटन एग्जाम का जो पुराना स्ट्रक्चर था मैं उसके हिसाब से आपको एक अनुमानित संरचना आपके बीच रख रहा हूं। रिटेन एग्जाम से जितना भी आपने स्कोर किया है वहां का 50% वेटेज कंसीडर किया, यानी रिटेन एग्जाम का कितना वेटेज लिया हमने? 50%। 30% हम किसका ले रहे हैं? सीआईटीएस के स्कोर से। यानी अगर आप 80% सीआईटीएस में आपने सीआईटीएस की डिग्री के दौरान आपने 80% स्कोर किया है तो आपको 24 मार्क्स यहां से प्लस हो गया, ठीक है। अब आइए उसके बाद अगर आप संविदा पे काम करते हैं तो 1 ईयर का आपको 5 अंक मिलेगा, अधिकतम 20 अंक आपको मिल सकता है, क्योंकि 20, 30 और 50 ये मिला के 100 का हम सेक्शन कंप्लीट करते हैं और तब जाकर के हम क्या करते हैं उसमें से हम मेरिट लिस्ट डिसाइड करने का काम करते हैं साथियों, ठीक है। तो ये आपकी एनालिसिस है। तो 2 बातें आप समझ लीजिए, सीआईटीएस अगर नहीं है तब भी आप एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन ये सारी जो संभावनाओं की एनालिसिस है ये पुराने अनुमान और पुराने तथ्यों के आधार पर मैं बता रहा हूं जो बिहार का स्टेप रहा है। लेकिन अगली नियमावली जो है नियमावली पर हम एनालिसिस कर रहे हैं। नोटिफिकेशन में ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे ही नोटिफिकेशन आती है मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगा और आपको सूचित करूंगा। लेकिन फिलहाल इतनी बात तो क्लियर है कि वैकेंसी शॉर्टली अपकमिंग है, जल्द ही आ रही है। मई जून तक निसंदेह मुझे लगता है कि स्टेप ले लिया जाएगा, ठीक है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि 100 मार्क्स का एग्जाम तो आपका गारंटी के साथ होना है और 100 का जो ऑब्जेक्टिव टेक्निकल पेपर है उसकी तैयारी आपको अब आरंभ कर देनी है, विलंब नहीं करना है, क्योंकि समय आपके पास कम है और आप चाहेंगे कि हम इस अपॉर्चुनिटी का बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से फायदा उठाएं और हम चयनित होकर के आईटीआई कॉलेज में परमानेंट इंस्ट्रक्टर बन जाएं और अपने लाइफ को चेंज कर लें। तो निश्चित रूप से आपको पढ़ाई आरंभ कर देनी होगी साथियों। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म ऐप पर, द प्लेटफॉर्म ऐप पर हम आपके लिए आईटीआई इंस्ट्रक्टर का एक स्पेशल बैच लेकर आए हैं जो इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के बच्चों के लिए है, साथ ही साथ डिप्लोमा बीटेक के छात्रों के लिए है, ठीक है। निश्चित रूप से हम यहां पर ट्रेड थ्योरी सारा टेक्निकल सेक्शन आपको यहां कंप्लीट करने वाले हैं। 100 मार्क्स जो आपको ट्रेड थ्योरी से पूछा जाएगा उस 100 मार्क्स को साथियों हम यहां आपके बीच पढ़ाएंगे और मुझे विश्वास है कि ये 100 मार्क्स में 100 मार्क्स आप लाने की क्षमता रखो ताकि किसी भी कीमत पर आपका चयन ना हो, ऐसी संभावना बच ही ना सके। इसलिए मैं ये बैच 5 से 6 PM में और 7 से 8 PM में दोनों टाइम चलती हैं। ये क्लासेस लाइव रिकॉर्डेड दोनों मोड में हैं और अभी 999 इसकी फ़ी है, लेकिन होली के अवसर पर मात्र आपको 50% छूट दिया जा रहा है और मुझे विश्वास है 499 के आसपास आपकी ये बैचेज आपको मिल जाएंगी।
ठीक है। तो आप 499 में इस बैच को लेकर के और क्लासेस को कंटिन्यू करके स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। इन सारी चीज़ों की मदद से आप क्या कर सकते हैं साथियों, पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। 15 मार्च से ये बैच है, याद रहे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। साथ ही साथ आप हमारे कम्युनिकेटिव नंबर पर आप कम्युनिकेट करके अपनी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड कर इस बैच को ले सकते हैं। और जो बच्चे ऑफलाइन में ये बैच हमसे पढ़ना चाहते हैं उनकी टाइम तो पता चल गई, इवनिंग में 5 से 6 और 7 से 8। तो निश्चित रूप से हमारी ऑफलाइन में इस बैच की फी 2100 है साथियों, ओनली 2100। तो ये आप 15 से ये बैच आ रही है, आप जुड़ सकते हैं। अब आइए मैं अंत में आपसे चर्चा कर लूं आखिर हमारा कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उसको हमें कैसे पढ़ना है। मैं टेस्ट सीरीज भी आपके लिए लेकर आऊंगा, घबराना नहीं है। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, यहां से भी प्रश्न रहेंगे। ट्रेड हैंड टूल से क्वेश्चन रहेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन रहेगा। आपका एसी फंडामेंटल से क्वेश्चन रहेगा। 3 फेज सिस्टम से क्वेश्चन रहेगा। इलेक्ट्रिकल मटेरियल सोल्डिंग और ब्रेजिंग से क्वेश्चन रहेगा। केमिकल सेल एंड बैटरी से क्वेश्चन रहेगा। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से क्वेश्चन रहेगा। इलेक्ट्रिकल एसेसरीज से क्वेश्चन रहेगा। आपका अर्थिंग से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण चैप्टर है इलेक्ट्रिकल मटेरियल एंड वायरिंग, इंडस्ट्रियल वायरिंग से क्वेश्चन रहेगा। इल्यूमिनेशन से क्वेश्चन रहेगा साहब। आपका अंडरग्राउंड केबल से क्वेश्चन रहेगा। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन रहेगा। मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप नोट भी कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा 3 फेज इंडक्शन मोटर से, मशीन से बड़ा क्वेश्चन पूछता है, पिछले बार भी काफी क्वेश्चन मशीन से था। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से क्वेश्चन रहेगा। आपका सिंक्रोनस मोटर से रहेगा। आपका सिंक्रोनस जनरेटर से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद साथियों डीसी जनरेटर से क्वेश्चन होगा। डीसी मोटर से क्वेश्चन होगा। डीसी मशीन और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से क्वेश्चन होगा। और आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर से क्वेश्चन होगा। फिर आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और डायोड से क्वेश्चन होगा। आपका ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर से क्वेश्चन होगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन होगा। डिजिटल से होगा और सिंबल से भी प्रश्न आपको रहेंगे। तो लगभग ये जो मैंने 29 चैप्टर्स आपके बीच रखे हैं ये मेजर चैप्टर हैं जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने सिलेबस भी आपके बीच रख दिया है और ये सिलेबस है आपके 100 मार्क्स के सीबीटी का, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, जिसके आधार पर आप 50% वेटेज तो स्कोर करेंगे। चाहे आप संविदा पर हैं तब भी आपको पढ़ना है और परीक्षा क्रैक करनी है। अदरवाइज साथियों आप अगर बाहरी कैंडिडेट हैं, एक्सटर्नल कैंडिडेट हैं, तब भी आपको निश्चित रूप से तैयारी करनी है। तो अपनी पढ़ाई को शुरू करने का वक्त आ गया है और मुझे विश्वास है कि आप ये मौका चूकना नहीं चाहेंगे। इसलिए आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।